हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। इसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूँगी। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर आते नहीं, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जिंदगी के हर पल को खुशी से बिताओ, रोने का समय कहाँ सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस ये याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज की कहानी का टाइटल है टिल द लास्ट ब्रेथ। ये कहानी के लेखक हैं दुर्जय दत्ता। हमारे लेखक की बात करें तो इन्होंने अपनी पहली किताब ऑफ कोर्स आई लव यू बस 21 साल की उम्र में लिखी और वो तुरंत एक बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। इन्होंने और भी काफ़ी अच्छे बुक्स लिखे हैं और टेलीविज़न के दुनिया के लिए भी कहानियाँ लिखी है। इनकी एक बहुत फेमस वेब सीरीज़ भी है जिसका नाम है नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यह कहानी पढ़ने का सजेशन मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने दिया है, और अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके बताए हुए कहानी को पढूं और एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जान लेते हैं कहानी के मुख्य किरदारों को। यह कहानी 5 लोगों की है जिनकी जिंदगी के रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं एक मोड़ पे। यह कहानी पीहू, दुष्यंत, डॉक्टर अरमान, डॉक्टर ज़ारा और काजल की है। ये 5 लोग इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। कहानी के अन्य किरदारों में इन सबके माता पिता जी हैं। दुष्यंत एक इंजीनियर है जो कॉलेज पास आउट है और अब एक पेशेंट है जो जीकेएल हॉस्पिटल में एडमिट है। दुष्यंत ने अपने जिंदगी के कदर ना करते हुए खुद को शराब और ड्रग्स के चपेट में झोंक दिया था। ऐसा कोई तरह का नशा नहीं था जो दुष्यंत ने आजमाया नहीं था। इन सब के वजह से आज उसकी सेहत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। आज वो अस्पताल में अकेले ही दर्द से पड़ा कहरा रहा था। जिन दोस्तों के साथ उन्होंने हर तरह के नशे का आनंद लिया, आज कोई भी उसके पास नहीं था। यह पहली बार नहीं था कि वह अपने नशे के लत के कारण बीमार पड़कर अस्पताल में दाखिल किया गया था, बल्कि ऐसा पहले काफ़ी बार हो चुका था। पर इस बार वो सबसे ज़्यादा बीमार था और अन्य दिनों की तरह वह अस्पताल से भाग नहीं सकता था। वो अपने हालत के और अपने माता पिताजी के ख्यालों में ही था कि तभी उसके रूम में एक छोटे कद, बड़ी बड़ी आंखों वाली गोरी सी लड़की आती है। वो लड़की पीहू थी। पीहू 19 वर्ष की एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो खुद भी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। वह वहां अस्पताल में अपने कुछ टेस्ट के लिए आई थी, पर अस्पताल वालों ने उसे वहां दाखिल होने की सलाह दी थी। दुष्यंत ने पीहू से नर्स को बुला देने को कहा था। पीहू ने दुष्यंत के पास उसके बीमारी के चार्ट को देखते हुए बताया कि नर्स उसके पास कुछ 3-4 घंटे बाद ही आएगी और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोला अगर वह चाहे तो अपने पल्स की निडल को खींच सकता है, जिसके बाद नर्स जल्दी उसके पास आ जाएगी। पीहू ने यह छोटे से मुलाकात में ही दुष्यंत को बता दिया था वह डॉक्टर बनने वाली है और वो अपने एडमिशन के वक्त इसी रूम का चुनाव करेगी। यह कहते हुए वह बस चल पड़ी। बाहर जाते हुए उसने रूम नंबर 509 को अपने जहन में बसा लिया। उस शाम दुष्यंत की मुलाकात उसके डॉक्टर अरमान से होने के बाद उसे पता चला इस बार वह अस्पताल में लंबे दिन तक रहने वाला है। उसका लिवर पूरी तरह से सड़ चुका था और अब उसका लिवर उसके दिमाग के साथ खेल रहा था और उसी बीमारी ने उसे इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया था। वो अपने जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। डॉक्टर अरमान जीकेएल हॉस्पिटल के सबसे काबिल डॉक्टर में से एक थे। डॉक्टर अरमान को दुष्यंत जैसे पेशेंट बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अपनी इस खूबसूरत जिंदगी की कदर ना करते हुए पहले तो उसे पूरी तरह से शराब और अन्य नशे करके बर्बाद कर देते थे और फिर अस्पताल में दाखिल होकर डॉक्टर का समय बर्बाद करते थे। ज़रूरतमंद पेशेंट का समय को खराब करते और
संक्षेप में कहें तो डॉक्टर के लिए बस एक सरदर्द होते थे। डॉक्टर अरमान के मुताबिक इन जैसे पेशेंट को बीमार होने का कोई हक नहीं था और इस हालत तक तो पहुंचने से पहले ही उन्हें मर जाना चाहिए था। डॉक्टर ज़ारा डॉक्टर अरमान के अंडर इंटर्न थी। डॉक्टर अरमान ने ज़ारा को पीहू की रिपोर्ट देखने कहते हुए बोला, पीहू को अस्पताल में 1-2 दिन के अंदर ही दाखिल करना होगा क्योंकि पीहू को ALS नाम की बीमारी थी। यह बीमारी का नाम सुनते ही ज़ारा बिल्कुल हैरान सी हो गई। ALS ये वही बीमारी है जो दुनिया के एक सबसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को थी। ज़ारा के हैरान होने का कारण बिल्कुल जायज़ था। पहले तो पीहू की उम्र बस 19 साल की थी और यह बीमारी अक्सर 40 से 50 के उम्र के बाद ही लोगों में पाई जाती थी। दूसरा, ALS कोई आम बीमारी नहीं थी बल्कि यह लाइलाज बीमारियों में से एक थी जो धीरे धीरे इंसान को जिंदा लाश बनाती थी और फिर मार देती है। ALS बीमारी के शिकार होने के बाद इंसान का दिमाग और रीढ़ की हड्डी के नर्व प्रभावित हो जाते हैं, जिसके वजह से इंसान अपने हाथ पैर हिलाने की क्षमता धीरे धीरे खोने लगता है। यह बीमारी इंसान के अलग अलग अंग को पैरालाइज करने लगती है और जिंदा लाश बनाती जाती है। उसके बाद वह इंसान के सांस लेने की क्षमता भी पूरी तरह से छीनकर उसे मार देती है। इस बीमारी के चपेट में आ जाने के बाद इंसान बहुत ही जल्दी मर जाता है। दुष्यंत और पीहू दोनों ही डॉक्टर अरमान के पेशेंट थे और इस तरह से वो लोग डॉक्टर ज़ारा के भी पेशेंट थे और उनके तकलीफ का सोच के ज़ारा भी दुखी हो रही थी। पीहू बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे डॉक्टर के कोट और स्टेथोस्कोप बहुत पसंद थे। वह जब क्लास 8 में पहुंची तब उसने फैसला कर लिया था वो डॉक्टर ही बनेगी और उसने उसी तरह से पढ़ाई शुरू कर दिया था। मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर कर लेने के बाद उसका दाखिला मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हो गया था। डॉक्टर बनने के सपने और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उसमें इतना ज़्यादा जुनून और लगन था कि उसने अपने मेडिकल की किताबें को कॉलेज में दाखिल होने से पहले ही ख़त्म कर लिया था। वह अपने कॉलेज के पहले एग्ज़ाम के लिए गई थी। अचानक उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया और वो कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। जैसे तैसे दर्द सहते हुए उसने कुछ आंसर्स लिखे और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ गई। क्योंकि वह इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, उसने अपने ज्ञान का पहला इस्तेमाल खुद पर करते हुए खुद ही इस फैसले पे आ गई थी कि उसे ALS नाम की बीमारी है। बाद में उसने अपने माता पिता को बताया और जिन्होंने फिर डॉक्टर से जांच करवाया, पर पीयू ये पहले से जानती थी कि उसका अंदाज़ा गलत नहीं था और उसका अंदाज़ा सच निकलते हुए उसे यही बीमारी हुई। पीहू की बीमारी उसके या अन्य लोगों के कल्पना से ज़्यादा जल्दी से पीहू को अपने चपेट में ले रही थी और वो 2 ही महीनों के अंदर चलने फिरने और अपने खाना खाने की भी क्षमता को खोने लगी थी। उसके पास अब कुछ ही वक्त बचा था, इसलिए उसने डॉक्टर अरमान, जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और ALS के इलाज के ऊपर रिसर्च भी कर रहे थे, उन्हें अपनी हालत बताते हुए रोज एक ईमेल करना शुरू कर दिया। ऐसे तो उसे घंटों लगते थे यह ईमेल लिखने में और डॉक्टर उसे कभी कोई जवाब भी नहीं देते थे, पर डॉक्टर अरमान को मेल लिखना उसके तनाव मुक्त होने का वजह सा बन गया था। एक दिन उसे डॉक्टर ने मेल में जवाब देते हुए बताया कि ऐसे तो वह इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे, पर पीहू की उम्र इतनी कम होने की वजह से वो उनके इलाज का हिस्सा नहीं बन सकती थी। पीहू जान गई थी अब मरने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी हालत और उसके साथ डॉक्टरों का रिसर्च की बात शेयर करने का शुक्रिया अदा करते हुए एक आखिरी बार डॉक्टर को मेल लिख। उस मेल के बाद कुछ अजीब हुआ। पीहू को एक दवाइयों का बॉक्स मिला जिस पर लिखा था वो चाहे तो दवाइयों पर लिखे अनुदेश को पढ़कर अपने मर्जी से इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकती थी और इसका परिणाम के लिए वह किसी और को दोषी करार नहीं दे सकती थी। कहते हैं न, डूबते को तिनका का सहारा ही काफी होता है। पीहू जानती थी उसके बचने की उम्मीद कुछ भी नहीं थी
और क्या पता था ये दवाइयाँ उस पर कुछ असर दिखा देती, उसे कुछ और वक्त दे दे या बचा ले। और उसने इस दवाइयों का इस्तेमाल चालू करने का फैसला करते हुए दवाइयाँ चालू कर दी। कुछ ही वक्त में पीहू की हालत सुधरने लगी थी। वह धीरे धीरे खाने पीने के काबिल और चलने लगी थी। पीहू के जिंदगी में आया यह हसीन सवेरा ज्यादा दिन का नहीं था। थोड़े दिन के बाद दवाइयों ने अपना असर दिखाना कम कर दिया था। उसे डॉक्टर अरमान के तरफ से खबर मिला कि और पेशेंट जिन पे ये दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें कुछ वक्त के सुधार के बाद बीमारी ने फिर से जकड़ना शुरू कर दिया था और कुछ मामले में तो वो पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। डॉक्टर अरमान ने उसे हॉस्पिटल में टेस्ट कराने और एडमिट होने का सुझाव दिया था। यह वही दिन था जब पीहू पहली बार जीकेएल हॉस्पिटल अपने टेस्ट कराने आई थी और उसकी मुलाकात दुष्यंत से हुई थी और उसने एडमिट होने के लिए वही रूम 509 का चुनाव किया। अब दुष्यंत और पीहू रूममेट्स थे और वो दोनों एक दूसरे के साथी भी थे इस सफर में, यह पीहू का मानना था। पर दुष्यंत एक बहुत ही असभ्य और अकड़ू लड़का था। उसके लिए पीहू एक चिढ़ा देने वाली कम उम्र की लड़की थी, जिससे बात करने में दुष्यंत को कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमेशा वह उससे धुतकारता ही रहता। दुष्यंत एक अकेला और टूटा हुआ लड़का था, जिसका जीवन बचपन से मुश्किलों में भरा था। दुष्यंत के पिताजी एक क्लर्क थे जो चाहते थे वो एक अच्छा इंजीनियर बने और हमेशा उसे मारते पीटते रहते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हो जाने के बाद एक बार कॉलेज में उसकी वजह से मारपीट हो गई थी, जिसके बाद उसके पिताजी ने उसके बहुत बेइज्जती की और तब से उसने अपने घर वालों से जैसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए थे और घर से पैसे भी मांगने बंद कर दिया था। वह दिमाग से अत्यंत तेज था और उसने दूसरों बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, कैट और भी एंट्रेंस एग्जाम देके पैसे कमाने का जरिया खोज लिया था। इस तरह उसने अपने घर से अपने पढ़ाई के पैसे मांगने बंद कर दिए थे और सबसे रिश्ता तोड़ रखा था। डॉक्टर ज़ारा, जो किसी लड़कों को पसंद नहीं करती थी और दुष्यंत की डॉक्टर भी थी, उसके मन में दुष्यंत को लेकर अजीब सी हमदर्दी थी। शायद दुष्यंत उसे कुछ नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं, इसलिए वह उसे नापसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे ज़ारा के मन में दुष्यंत के लिए लगाव बढ़ने लगा था। वह उसके डॉक्टर के साथ उसकी अच्छी दोस्त भी बनने लगी थी। दुष्यंत की तरह वो भी अकेली और टूटी हुई थी और अपने गमों को भुलाने नशे का सेवन भी करती थी। ऐसे ही अस्पताल के छत पर दोनों साथ में कभी कभी गांजे और नशा भी करने लगे थे। एक दिन ज़ारा ने दुष्यंत को अपना राज बताया। ज़ारा एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी और एक आर्मी ऑफिसर्स के पार्टी के दौरान उसके पिताजी के दो सीनियर्स ने ज़ारा का बलात्कार कर लिया था। उस वक्त ज़ारा की उम्र बस 14 साल की थी। ज़ारा उस दिन खून से लथपथ और दर्द से कहराती किसी तरह उस पार्टी से बाहर आती है और फिर कुछ दिनों बाद अपने पिताजी से उसके साथ हुए दरिंदगी की दास्तां बताती है। वह उन्हें पूरी बात तो नहीं बताती, बस आधा सच कहते हुए कहती है उसके साथ जबरदस्ती की गई है, पर उसके पिताजी उसे ही थप्पड़ मार देते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते। उस दिन से ज़ारा के लिए उसके पिताजी मर चुके थे और वह बहुत मानसिक तनाव से गुजरने लगी थी। तब से वह नशे में ही अपना खुशी ढूंढती थी। ज़ारा ने यह बात दुष्यंत को अपना दोस्त समझकर बताया था, पर उसके व्यवहार ने दुष्यंत को अपने भी दरिंदगी की याद दिला दी। दुष्यंत और काजल सीनियर जूनियर थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। काजल एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, पर उसमें अलग सी सादगी जिसके वजह से दुष्यंत को उससे प्यार हो गया था। दुष्यंत से पहले काजल का एक बॉयफ्रेंड था वरुण, जो उससे उम्र में 7 साल बड़ा था, पर उसके परिवार का दोस्त और उसके जैसा अमीर था। दुष्यंत के साथ रिश्ते में आने के बावजूद भी काजल ने वरुण से दोस्ती नहीं तोड़ी थी और हमेशा उससे बातें करती। उसकी यह बात दुष्यंत को बिल्कुल पसंद नहीं थी और दुष्यंत को यह बात नाराज कर देती थी और एक दिन यह उसके और काजल के रिश्ते टूटने का कारण बन गई। काजल से रिश्ते तोड़ने से पहले उसने काजल को बहुत मारा पीटा
और उसकी इज्जत भी लूट ली थी। ऐसे तो काजल दुष्यंत के पिछले हर गुस्से को सह लेती थी, उसके नशे को सहती, नशे से हालात बिगड़ जाने के बाद अस्पतालों के चक्कर लगाती। पर वह रात काजल की इन सब चीजों को सहने की आखिरी रात थी। वह दुष्यंत को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। काजल का दूर होना दुष्यंत सह नहीं पाया। वह हर वक्त नशा करने लगा। उसने काजल को मनाने और उससे माफ़ी मांगने की भी बहुत कोशिश की, पर उसे कुछ पल बाद पता चला काजल और वरुण फिर से एक साथ हो चुके हैं। तब से दुष्यंत ने काजल को वापस अपने जिंदगी में लाने की कोशिश छोड़ दी, पर वह खुद को नशे कर करके मारने लगा और खुद को मारते मारते आज उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि कभी उसे खून की उल्टियाँ होती, कभी उसे चक्कर आते, कभी उसके पेट में बर्दाश्त से बाहर जलन होती, कभी सांसें रुक जाने लगती और कभी बदहोशी जैसा बेहोश होने लगता। जैसे ज़ारा के मन में दुष्यंत के लिए भावनाएं जाग रहे थे, वैसे पीहू और अरमान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पीहू तो पहले से ही डॉक्टर अरमान और उनकी उपलब्धियों से प्रभावित थी। उसे तो उसके डॉक्टर में एक बहुत हैंडसम और जीनियस इंसान नज़र आता था, पर अरमान भी उसकी चंचलता और जिंदगी जीने की चाह, मौत सामने होते हुए भी हर वक्त मुस्कुराने की आदत, मौत को हरा देने वाले जज्बे, ठीक होने की जिद और सबसे ऊपर डॉक्टर की पढ़ाई पूरी ना करते हुए भी डॉक्टर से ज़्यादा ज्ञान का भंडार होने की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। हर बीतते दिन पीहू अरमान के लिए खास होती जा रही थी। वह जानता था पीहू के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पर वह हर नामुमकिन कोशिश करके देख लेना चाहता था, उसे बचाना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए वह हमेशा के लिए अपने डॉक्टर होने का लाइसेंस ही क्यों न खो दे। यह तो पीहू के इलाज की बात थी। वह इसके अलावा पीहू को हर तरह से खुश करना चाहता था। वह उसके अधूरे ख्वाबों को भी पूरे करने में कसर नहीं छोड़ता था, फिर चाहे वह पीहू को डेट पे ले जाना हो, उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाना हो या अन्य कोई ख्वाब हो। इधर काजल को दुष्यंत की ऐसी हालत की खबर मिलते ही वह भागकर दुष्यंत से मिलने आ जाती है। काजल कहने को तो अपने जिंदगी में वरुण के साथ आगे बढ़ चुकी थी, पर वह वरुण के साथ होकर भी खुद को अकेला महसूस करती थी। वो हर पल दुष्यंत का उसके लिए प्यार, पागलपन, उसे खास महसूस कराने के एहसास को याद करती। वो वरुण के लिए घर में पड़े एक फर्नीचर के सिवा कुछ नहीं थी, जिसपे वह बस आराम कर सकता था, पर उसे अपना वक्त नहीं देता था। पहली बार काजल को देख दुष्यंत काफी नाराज हो गया और उसने उसे वहां से भगा दिया, पर उसके बाद वह खुद ही काजल को और उसके साथ बिताए वक्त को याद करने लगा। यह सब ज़ारा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दुष्यंत ऐसे तो मौत के मोड़ पर खड़ा था, फिर भी ज़ारा उससे बहुत पसंद करने लगी थी। इधर दुष्यंत अब तक भी पीहू को नापसंद ही करता था और उसकी बस बेइज्जती करता रहता, जब तक वो दिन नहीं आया जब पीहू ने उसकी बीमारी को पहचान कर उसे जीने के लिए और कुछ पल दे दिए थे। उस शाम दुष्यंत को खून भरी उल्टियां हुई थी, जिसके बाद पीहू ने अपने एनालिसिस के मुताबिक उसकी बीमारी की पकड़ कर ली थी और टेस्ट के दौरान अस्पताल वालों को वही बीमारी मिली। उस शाम दुष्यंत बेहोश था और काजल और पीहू में दुष्यंत को लेकर बातचीत होने लगी। पीहू को दुष्यंत और काजल के रिश्ते का सच पता चला। वह आखिरी बार था जब काजल दुष्यंत से मिलने आई थी। वो अब सब पीछे छोड़ लंदन पढ़ने जा रही थी। वो अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहती थी। यह सब उसने बाद में एक खत के जरिए दुष्यंत को बताया था। पीहू का दुष्यंत के ऊपर एहसान जानने के बाद दुष्यंत का मन पीहू के लिए बदल गया था। अब वो पीहू को शुक्रिया ही नहीं बल्कि उसकी बीमारी के बारे में भी जानना चाहता था। पीहू की बीमारी के जानने के बाद
वह पीहू के जज्बे के बारे में सोचकर हैरान रह गया। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था जो लड़की मरने वाली है वह हर वक्त हंसती रहती थी और अपने दर्द को बयां करना तो दूर जाहिर भी नहीं करती थी। इस वाक्य के बाद पीहू और दुष्यंत दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के बीच बातें होने लगी थी और अब दोनों एक दूसरे की मदद भी करने लगे थे, हंसने लगे और साथ वक्त बिताने लगे थे। इधर ज़ारा और उसके पिता के बीच के मामलात भी सुधरने लगे थे। उसके पिता को अपनी गलती का एहसास और उनके साथ काम करने वालों का सच पहले ही पता चल चुका था, पर उन्होंने ज़ारा से माफी मांगने में बहुत देरी कर दी थी। खोया हुआ वक्त, ज़ारा का बचपन और मानसिक तनाव भरा दिन वापस तो नहीं आ सकता था, पर अब दोनों बाप बेटी एक दूसरे को फिर से मौका देने के लिए तैयार थे। पीहू के माता पिता तो उसके सफर में पहले से ही उसके साथ थे और अब दुष्यंत के माता पिता भी उसके पास आ गए थे। उन्हें भी अपने बेटे के दुख और उनकी गलतियों का एहसास हो गया था। दुष्यंत की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और उसे जल्दी से जल्द लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, पर उसे कोई डोनर नहीं मिल रहा था। काजल, ज़ारा और उसके माँ बाप सबने कोशिश कर लिया था, पर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। इधर पीहू की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और अरमान की सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। उसने पीहू को अपनी दादी के दिए कंगन पहनाते हुए उसे अपनी वाइफ बना लिया था और अब वो पीहू को बचाने उसे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहा था। मौत एक बार फिर जीत गया था और उसने पीहू की जिंदगी छीन ली थी, पर पीहू ने अपने मरने से पहले अपना लिवर और किडनी अपने दोस्त, अपने रूममेट दुष्यंत को दे दिया था। 15 दिन बीत चुका था दुष्यंत को नया जीवन मिले और वह अपने कमरे में बैठे पीहू की बातें याद कर रहा था, जिस लड़की को वो देखना भी नहीं चाहता था, उसे इतना नापसंद करता था। उसने उसे नई जिंदगी दे दी थी और इत्तेकाफ की बात यह भी थी पीहू दुष्यंत की परफेक्ट डोनर निकली। कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 4.5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। मुझे यह कहानी बहुत पसंद आई। एक पल देखे तो दुष्यंत एक असभ्य और बुरा इंसान लगेगा, पर मेरी नजरों से देखे तो यह उसकी जिंदगी थी जो उसे इतना कठोर और असभ्य बना देती है। जरूरी नहीं हर इंसान जो नशे की चपेट में है वह बुरा ही हो। मैं यहाँ किसी तरह के नशे को अच्छा नहीं बोल रही या उसकी सराहना नहीं कर रही हूँ, पर मन और दिमाग का दर्द और तकलीफ कोई अन्य शारीरिक तकलीफ से बहुत गहरा होता है। कभी कभी तो वह आप पे इस तरह से हावी हो जाता है कि वह आपसे आपकी जिंदगी ही छिनवा लेता है। कहीं न कहीं दुष्यंत भी परिस्थितियों का मारा था और यह उसका तरीका था अपनी जिंदगी छीन लेने का। पीहू एक जिंदा दिल और खुशहाल लड़की थी, पर इसके पीछे भी कारण उसके अच्छे बचपन का था। उसे बचपन से माँ बाप का प्यार मिला था, उसे अच्छे दोस्त मिले थे, वो जो करना चाहती थी उसे वह सब कुछ मिला था। हम कैसे हैं, जीवन के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, हम किस परिस्थितियों से आए हैं वो तय करता है। अगर आपने मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।